नमस्कार, स्वागत है आपका। और बाजार एक और दिन और एक और हफ्ते की शुरुआत इस तरह से करता हुआ जहां पर एक बहुत ज्यादा बिकवाली लगातार यहां पर बनते हुए नजर आई है। टॉप हेडलाइंस में अगर यहां पर देखें तो कच्चा तेल सबसे ऊपर आएगा, क्योंकि यहां पर अगर आप पिछला एक हफ्ता देखें तो 12% तक की गिरावट देखने को मिल चुकी है और 2021 के लोज पर अब कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। यहां से किस तरह की स्थिति बन सकती है बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे यहां पर सोने की, यहां पर भी मुनाफा वसूली है। जिस तरह का सेल ऑफ बाकी एसेट क्लासेस में देखने को मिला है उसका एक सेट ऑफ हमने सोने में आता हुआ देखा है। भारी मुनाफा वसूली, और जैसे मैंने आपसे कहा कि 3170 तक के ऑल टाइम हाईज देखने के बाद आज सुबह एशियन मार्केट्स यहां पर 3000 के नीचे खुले। 2967 का लो यहां पर बनता हुआ नजर आया। उसका एक सीधा इंपैक्ट यहां पर इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिला है। यहां से सोना कैसी चाल चल सकता है, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे बेस मेटल्स की, और यहां पर एक बिग सेल ऑफ कंटिन्यूड है। अगर आप आज के एशियन मार्केट्स को यहां पर देखें तो कॉपर, निकल, एल्यूमिनियम, जिंक सभी के सब यहां पर मल्टी मंथ मल्टी ईयर लोज पर कारोबार कर रहे हैं। टैरिफ वॉर का आगे किस तरह का असर रह सकता है, इस पर भी करेंगे बात। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के एनर्जी एनालिस्ट प्रबल सेन, मेटल फोकस के सीनियर कंसल्टेंट हर्षल बारोड, जीजेसी के चेयरमैन राकेश रोकरे और निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के कुणाल शाह। सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। और शुरुआत कच्चे तेल के साथ कर लेते हैं, क्योंकि अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहां पर जारी है। इस वक्त अगर आप देखें तो 2.5 से 3% की गिरावट है। फ्राइडे को हमने 7% की गिरावट आते हुए देखी थी। एक हफ्ते में 12% डाउन, और अगर इस साल में अब तक की बात की जाए तो कच्चा तेल करीबन 15% की गिरावट दिखा चुका है। और ये तीसरा ऐसा साल है जब कच्चे तेल में लगातार मुनाफा वसूली है। प्रॉबल क्लियरली जिस तरह का सेल ऑफ यहाँ पर मार्केट्स में है, कैसे देखते हैं आप करंट प्राइसेस? क्योंकि ज्यादातर रिपोर्ट्स अब ये सजेस्ट कर रही हैं कि अगर यूएस क्रूड प्राइसेस 60 ब्रेक करते हैं तो फिर हम 58, 55 की तरफ जा रहे हैं। एब्सोल्युटली जिस लेवल का बियरिशनेस अभी दिख रहा है क्रूड में, दैट इज ऑब्वियसली एक्सट्रीमली वरीइंग। एक तरह से थियोरेटिकली अगर आप देखें तो इंडिया के लिए क्रूड प्राइसेस कम होना एक पॉजिटिव होता है, लेकिन वो हमेशा एक लेवल तक होता है, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली 80% के आसपास, 80% के आसपास क्रूड हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो क्रूड में गिरावट होना एक तरह से तो इंपोर्ट बिल के लिए और मार्जिन पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव होता है, लेकिन इसका एक जो सिग्नल आ रहा है कि इट्स इम्प्लाइज की इकोनॉमिकली आपकी जो फ्यूल डिमांड है ग्लोबली, उस पे अगर सवाल उठ रहे हैं तो देन उसका इम्पैक्ट रिफाइनिंग मार्जिन्स पे भी आएगा। उसका इम्पैक्ट आपके गैस प्राइसेस या सप्लाई एनवायरनमेंट में भी आएगा इवेंचुअली। सो वील हैव टू सी कि मतलब ये बैलेंस कहाँ स्ट्राइक होता है। एज ऑफ नाउ वेरी क्लियरली ये जो गिरावट है, फ्रैंकली 75 के नीचे जो क्रूड चला गया है अभी, नाउ इट इज ट्रेंडिंग एट अराउंड 60। ये $15 ऑब्वियसली इज अ बिग हिट फॉर अपस्ट्रीम कंपनीज एज वेल। अगर आपको याद हो, जब क्रूड बढ़ रहा था तब गवर्नमेंट ने एक विंडफॉल टैक्स लगा के 75 पे कैप कर दिया था। तो क्रूड जब तक उसके ऊपर था तब तक बहुत फर्क नहीं पड़ रहा था अर्निंग्स में, बिकॉज स्ट्रीट ने 75 का ही रियलाइजेशन लिया था। लेकिन अब जो है, एवरी डॉलर डिक्रीज टिपिकली स्टैंड अलोन अर्निंग्स पे अराउंड 1.3 to 1.5% का इम्पैक्ट लेके आता है अपस्ट्रीम अर्निंग्स पे। सो दैट रियली हैज नेगेटिव इम्पैक्ट। लेकिन ओएमसीज जो है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, उनके लिए अभी फ्यूल रिटेल मार्जिन पे ये ऑब्वियसली बड़ा पॉजिटिव रहेगा। जो इंटरनेशनल पेट्रोल और डीजल प्राइसेस हैं, उनमें हर डॉलर की जो गिरावट होती है उससे करीबन 50 से 55 पैसे पर लीटर की आपकी बढ़त होती है मार्जिन में, अज्यूमिंग कि आप प्राइसेस वो पास ऑन नहीं कर रहे हो, जो अभी है सिचुएशन। अब उसमें गवर्नमेंट अगर उनको प्राइस घटाने बोलता है और जीआरएम्स कितना गिरते हैं, इंटीग्रेटेड मार्जिन कहाँ खड़े होते हैं, वो सब अभी क्वेश्चंस थोड़े मुश्किल हैं आंसर करना। बट ऑन द फेस ऑफ इट आई वुड से अभी पॉजिटिव है फ्रॉम ऑयल एंड गैस सेक्टर पर्सपेक्टिव। बट जो आपने बताया कि डायरेक्शनली अगर 55 और उस लेवल तक जाता है, उससे सजेस्ट ये होगा कि ओवरऑल इकोनॉमी में बहुत पेन है। तो उसके इम्पैक्ट्स अभी आई थिंक मुश्किल है बताना, बट दोज विल बी नेगेटिव। वेल एब्सोल्युटली, जैसे आपने कहा 55 अगर जाता है तो कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है, लेकिन वो ये भी दर्शाएगा कि इकोनॉमी में यहाँ पर पेन है। प्रबल, आपने ब्रीफली टच किया और वो मेरा अगला सवाल भी होने वाला था। सरकार लगातार ये कहती है कि पहले ये बात होती थी कि ओएमसीज की बैलेंस शीट यहाँ पर ठीक हो जाए, अब वो हमने काम होता हुआ देखा है। देन हम एक चीज़ सुनते हैं कि प्राइसेस अगर यहाँ पर सस्टेन होंगे तो शायद एक इम्पैक्ट यहाँ पर पेट्रोल डीजल प्राइसेस में देखने को मिलेगा। अब आपको लगता है शायद वो समय ज़्यादा करीब है, क्योंकि एक कांस्टेंट सेंस बनती हुई नजर आ रही है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस ऑफ हाइज रहेंगे?
हाँ, आई थिंक गवर्नमेंट ने बहुत प्रैक्टिकली कहा है। and अगर आप देखेंगे जो एलपीजी लॉसेस भी हैं इस साल के, जो करीबन आई थिंक 40,000 करोड़ के आसपास प्रोबेबली फुल ईयर के लॉसेस रहेंगे, उसमें गवर्नमेंट ने कॉम्पेंसेशन नहीं दिया है। बट उसकी जगह ऑब्वियसली कंपनीज वेर एबल टू मेक स्लाइटली अबव, एक्चुअली वेल अबव नॉर्मल मार्केटिंग मार्जिन्स, तो वो कहीं पे बैलेंस आउट हो रहा था। बट अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2025-26 देखें, उसमें ये लेवल ऑफ क्रूड पे आई थिंक गवर्नमेंट इज वेल विद इन इट्स राइट्स टू से टू द ओएमसी कि आप थोड़ा सा कंज्यूमर को भी बेनिफिट दो जो ये लोअर प्राइसेस हैं, विदाउट रियली इम्पैक्टिंग योर मार्जिन्स। तो इसमें मेरे ख्याल से की मॉनिटरेबल ये होगा कि आप प्राइस में कितनी गिरावट देते हो, क्योंकि अभी अगर आप मार्जिन्स देखेंगे दे आर एट अराउंड 8 से 9 रुपए के आसपास, ब्लेंडेड फॉर पेट्रोल और डीजल मिक्स करके अगर मैं बात करूं, जबकि हिस्टोरिकली नॉर्मल लेवल्स रहे हैं 3 से 4 रुपए। तो इसमें काफी लीवे है प्राइस कम करने का, लेकिन आप कितना प्राइस डिक्रीज दे रहे हो और उसमें फिर मार्जिन्स अगर वापस 4 रुपए के नीचे नीचे आ गए तो चिंता का विषय है ओएमसीज के लिए। लेकिन अगर 2-3 रुपए का डिक्रीज होता है, मुझे नहीं लगता स्ट्रीट में कोई भी बिल्डिंग कर रहा है ये नंबर्स कि 7-8 रुपए का सस्टेनेबल रिटेल मार्जिन। तो कहीं ना कहीं पे वो बैलेंस आई थिंक ढूंढना होगा गवर्नमेंट को और कंपनीज को। सो वील सी कि वो कहाँ पे लेके आते हैं, गिवन दैट क्रूड में स्टे एट 60 लेवल्स फॉर सम टाइम टू कम। प्रॉबल, नॉट वांटिंग टू पुट यू इन अ कॉर्नर, लेकिन आपको क्या लगता है, ये तो हमने ये बात की कि प्रोबेबिलिटीज क्या रह सकती हैं, लेकिन क्योंकि आप ये सेक्टर इतने सालों से फॉलो करते हैं, आपको लगता है गिवन द सेंस ऑफ इकोनॉमी एंड ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन एंड स्लो डाउन, ये सही समय है परहैप्स टू टेक दैट स्टेप? आई थिंक देयर इज प्रोबेबली अ गुड केस टू बी मेड कि एक प्राइस कट हो, लेकिन एज आई सेड कि वो प्राइस कट सेंसिबल होना चाहिए। बिकॉज आपने जो बैलेंस शीट की बात कही, इस साल अगेन क्योंकि एलपीजी के लॉसेस इतने ज्यादा हैं, उसकी वजह से वापस से एक प्रेशर है। प्लस अगर आप ये नोटिस करें, ओएमसीज आर एक्चुअली वन ऑफ द फ्यू कंपनीज, लार्ज कंपनीज दैट हैव अ वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट प्लान एज वेल। अगर हम आईओसीएल की बात करें या बीपीसीएल की बात करें या एचपीसीएल की बात करें, तीनों कंपनीज के काफी अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी हैं। तो गवर्नमेंट को वो चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। बट एक एक फ्यूल प्राइस कट का प्रोबेबिलिटी आई थिंक काफी बढ़ गया है, ऑफ मे बी बिटवीन 2 to 3 रुपीज। अगेन इट इज कंप्लीटली माय ओपिनियन, आई हैव नो बेसिस कि मैं कितना प्राइस कट गवर्नमेंट कॉन्टेम्पलेट कर रहा है। पॉइंट टेकन। एक फाइनल सवाल प्रॉबल, आपको क्या लगता है क्रूड प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं, अगर हम नियर टर्म लेट्स से 1 to 3 मंथ्स की बात कर रहे हैं? Honestly, if I knew that, I would be doing something else, not sitting here with you. Honestly, directionally, I think it looks tough because OPEC plus ने जो supply cuts भी unwind करने का decision लिया है, right at the time that demand is seeing such headwinds, that obviously doesn't bode well. And forgive me, मैं English में बोल रहा हूँ because it's slightly easier for me. But I think bearish trends will probably continue. कहाँ पे जाके रुकेंगे आपने जैसे बताया। एक एक इम्पॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट ये है कि यूएस जो शेल प्रोडक्शन, वहां के जो प्रोड्यूसर्स हैं, वहां के जो मेजर कंपनीज हैं, दे हैव रिपीटेडली स्टेटेड कि 65 के नीचे इट स्टार्ट्स टू बिकम टफ बिकॉज द ओवरऑल कॉस्ट्स डोंट अलाउ फॉर प्रोडक्शन टू सस्टेन। एंड एज यू नो, यूएस का मार्केट ऐसा है वेयर द रिएक्शन टू प्राइसेस हैपेंस वेरी क्विकली, द एडजस्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन, द एडजस्टमेंट ऑफ वॉल्यूम्स। तो एक वो बैलेंसिंग फैक्टर हो सकता है कि दैट कैन एक्ट एज ए नेचुरल हेज कि 60 के नीचे क्रूड शायद बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं हो, क्योंकि देन यूएस शेल में आपको शायद पेन दिखना शुरू हो जाए, विच विल बी काउंटर प्रोडक्टिव। सो इसके लिए आई थिंक अराउंड 60-65 आई वुड स्टिल बिलीव is a range that it would persist, but there could be short term trends either ways depending on how कितना volatile है सब कुछ, तो वो कहीं पे भी हो सकता है फॉर अ शॉर्ट टर्म। Oh well, absolutely. जी हाँ, जिस तरह के मार्केट हैं उनको कॉल करना बहुत मुश्किल है, बट थैंक यू सो मच प्रॉबल फॉर मेकिंग सेंस ऑफ इट कि कहाँ बाजार जा सकते हैं, क्या इम्पैक्ट है, क्या चैलेंजेस हैं, और शायद कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर निकलती हुई आ सकती हैं इंडियन कंज्यूमर के लिहाज से, जहाँ पर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस शायद कम किए जा सकते हैं। वेल, ये तो बात हुई कच्चे तेल की। अब बात करेंगे यहाँ पर सोने की, और यहाँ पर जो वॉलेटिलिटी है वो अनप्रेसिडेंटेड है। जिस तरह का सेल ऑफ हमने यहाँ पर फ्राइडे को आता हुआ देखा, जहाँ पर $100 का मूव था, आज एशियन मार्केट्स की अगर बात करें तो हमने 3000 का लेवल टूटता हुआ भी देखा, 2967 के आसपास इसको जाते हुए देखा, और वहां से आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर 3030 पर यहाँ पर सोना वापस है। तो बड़े मूव्स यहाँ पर आते हुए। हर्षल, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। एक तो ये वॉलेटिलिटी कैसे देखते हैं आप? गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक वॉलेटिलिटी अगर आप
कंपेयर करें कि इक्विटी मार्केट में जिस हिसाब से सेल ऑफ है ग्लोबली, तो आई थिंक उस हिसाब से गोल्ड फिर भी म्यूटेड है। ऑफ कोर्स क्योंकि गोल्ड रिकॉर्ड हाई प्राइसेस पे थे, लॉन्ग पोजीशनिंग भी ज्यादा थी, तो हमने गिरावट देखी क्योंकि मार्जिन कॉल्स इन्वेस्टर्स को अगर दूसरे मार्केट में लग रहे तो टिपिकली गोल्ड में भी हमें सेल ऑफ दिखता है। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में तो ये वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी जब तक कुछ स्टेबिलिटी नहीं आती है। तो पॉसिबल है कि गोल्ड 2900 लेवल जो है ब्रॉडली हमें लगता है कि होल्ड करना चाहिए, बट तब तक भी जैसे आपने देखा कि एक दिन में $100-150 की वॉलेटिलिटी, आई थिंक वो रूल आउट नहीं कर सकते। सॉरी आई मिस दैट नंबर हर्षल, कहाँ आपने बोला एक सपोर्ट आना चाहिए? 2900 ब्रॉडली हमें लगता है कि 2900 होल्ड करना चाहिए गोल्ड, क्योंकि ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि कंपेयर टू इक्विटी मार्केट में जो सेल ऑफ आ रहे हैं, गोल्ड में फिर भी सेल ऑफ म्यूटेड है। तो आई थिंक साइंस ऑफ सपोर्ट इमर्ज हो रहे हैं। आई थिंक जो थोड़ा वीक हैंड्स थे वो मार्केट से ऑलरेडी फ्लश आउट हो चुके हैं, निकल चुके हैं। तो आई थिंक अगर ये ग्लोबल जो पैनिक है और जो स्लो डाउन कंसर्न है अगर ये कंटिन्यू रहते तो गोल्ड में इवेंचुअली बाइंग आएगी, क्योंकि अब यूएस में रिसेशन और बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स फिर से सेफ हेवन की तरफ अपना झुकाव करेंगे। एब्सोल्युटली। हर्षल, जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि शायद सोना एक बड़ा करेक्शन नीचे में दिखा सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाइज हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं, जो ये 2800 2500 जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, आप ऐसे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उन्हें? सो आई थिंक 2500 2800 लेवल्स जो है हम इमीडिएटली नहीं देखते हैं। ऑफ कोर्स एक बार ये टैरिफ वाली जो अनसर्टेनिटी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब वो पता नहीं है नेक्स्ट 3 महीने में रिजॉल्व होती है या नेक्स्ट 6 महीने में रिजॉल्व होती है। आई थिंक वर्ल्ड ये जो कांस्टेंट क्राइसिस वाले मोड से जब हम निकलेंगे तब डेफिनेटली गोल्ड में एक मीनिंगफुल करेक्शन आएगा। बट फिलहाल जो माहौल है, जो इतनी अनसर्टेनिटी का माहौल है, और उसके रिस्पॉन्स में कंट्रीज अगर मैसिव फिस्कल या मॉनेटरी स्टिमुलस लॉन्च करती है अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, तो ये सब एनवायरनमेंट गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। तो वो जो आप जो लेवल्स की बात करें वो शायद आएंगे, बट 6 महीने के बाद। इमीडिएटली हमें नहीं लगता है कि इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने मिलेगी। हर्षल, ऑल्सो आप कहेंगे एक पॉजिटिव है शायद गोल्ड कंज्यूमर्स के लिए, आप उनको मार्केट्स में वापस आता हुआ देखते हैं, नॉट जस्ट इंडिया बट बाकी इकोनॉमीज में भी? डेफिनेटली, बट आई थिंक इतनी वॉलेटिलिटी में कंज्यूमर्स इतने जल्दी नहीं आते हैं मार्केट में। आई थिंक जब मार्केट गिरता है तो कंज्यूमर्स वेट करते हैं कि शायद और ज्यादा गिरेगा। तो आई थिंक स्टेबिलिटी जब तक प्राइसेस में नहीं आती है, कंज्यूमर्स इन अ मीनिंगफुल वे वापस नहीं आएंगे मार्केट्स में। बट डेफिनेटली थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट रिटेल लेवल पे हमें देखेंगे। सेंट्रल बैंक बाइंग, ज़्यादातर रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि अगर प्राइसेस 3000 के नीचे हैं तो सेंट्रल बैंक बाइंग हम यहाँ पर बेहतर होता हुआ देखेंगे। वो एक सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है? जी बिल्कुल। आई थिंक देखिए, हमने जो हिस्ट्री देखी है लास्ट 3 साल में सेंट्रल बैंक बाइंग की, आई थिंक वो इतनी प्राइस सेंसिटिव बाइंग नहीं है। आई थिंक अगर वो स्ट्रेटेजिक बाइंग है तो ऑनगोइंग है। फॉर एग्जांपल चाइना का भी जो डेटा सुबह रिलीज हुआ, फिर से मार्च में भी सेंट्रल बैंक ने गोल्ड होल्डिंग ऐड की है। तो आई डोंट थिंक स्पेसिफिकली प्राइस सेंट्रल बैंक देखते हैं। आई थिंक उनकी जो लॉन्गर टर्म स्ट्रैटेजी है और डाइवर्सिफिकेशन, उस हिसाब से उनकी डिसीजन मेकिंग होती है। इस साल हमने अब तक स्ट्रॉन्ग बाइंग कंटिन्यू रहती हुई देखी है, और आई थिंक जो माहौल है ग्लोबली जियो पॉलिटिक्स का, आई थिंक ये कंटिन्यू रहनी चाहिए। एक सेंस यहाँ पर ऑन दी अपसाइड्स एज वेल एज ऑफ नाउ, जैसे आपने कहा कि सोना इवन इन ऑल ऑफ दीज सर्कमस्टांसेस, और एक सेल ऑफ है क्योंकि वो सेट ऑफ है बाकी एसेट क्लासेस के लिहाज से, उसके बावजूद भी 3000 के आसपास है। तो वो जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं लोगों के 3200 3500 3800 4000 एंड बियॉन्ड दैट एज वेल अगले 2 साल के लिए, वो इंटैक्ट हैं? आई थिंक हम 3300 के लेवल्स जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बिफोर इवन दिस करेक्शन जो हमने देखा। तो आई थिंक क्योंकि वो अनचार्टेड टेरिटरी है तो डेफिनेटली अपसाइड में थोड़े वेग टारगेट्स भी आते हैं, बट फिलहाल हम 3300 के लेवल्स देखते हैं अपसाइड में, और इवेंचुअली 6 महीने बाद शायद फिर गोल्ड में एक मॉडेस्ट ईजिंग हमें देखने मिले अगर ग्लोबल इकोनॉमी अगर स्टेबलाइज होती है। हर्षल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली अनचार्टर्ड टेरिटरीज में यहाँ पर ज़्यादातर मार्केट्स हैं। जिस तरह का सेल ऑफ हमने इक्विटीज़ में आता हुआ देखा है वो पहले तो सोने में भी देखने को मिला, लेकिन जो वॉलेटिलिटी सोने में है वो इक्विटीज़ के मुकाबले कम है, और एक बाइंग यहाँ पर एशियन मार्केट्स में उस सेल ऑफ के बाद वापस देखने को मिली है। इंडियन कंज्यूमर्स के लिए इसके क्या मायने हैं, हमारे साथ जीजेसी के चेयरमैन राजेश रोकड़े ये बताने के लिए जुड़े हैं। राजेश जी नमस्कार। पहले तो जीजेसी का जो एग्जीबिशन था उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इवन बिफोर मैं कंज्यूमर्स के पास जाऊं, कैसा रिएक्शन है, कैसा फीडबैक है, कैसा पार्टिसिपेशन रहा?
बिल्कुल, ये जीजेसी का जो एग्जीबिशन था सुपर डुपर, बिल्कुल जिससे कह सकते हैं कि जितनी अपेक्षा थी उससे ज़्यादा सक्सेस हुआ है। इसके पीछे कारण भी थे कि उसी समय जैसे ही एग्जीबिशन स्टार्ट हुआ 4 तारीख को, वैसे ही गोल्ड के रेट इतने अच्छे, करीब 2000 से 2500 3000 तक के नीचे आने के कारण लोगों की बाइंग एकदम बढ़िया हुई है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी अक्षय तृतीया तक के मार्केट है, उसके वजह से लोगों ने अच्छी खासी बाइंग इस एग्जीबिशन में की। और हम लोग ने पहले ही अंदाजा लगाया था कि एक करेक्शन आएगा करके, लेकिन किस्मत अच्छी थी जी जीजीसी के उसी समय में correction आना और लोगों को इसका फायदा मिलना, मुझे लगता है एक बेहतरीन शो रहा ये। राजेश जी, अब बाइंग कंज्यूमर के लिहाज से उसकी बात करते हैं, वहां पर आपका क्या सेंस है? ऑफ कोर्स खरीदारी आएगी क्योंकि लोगों ने इतने हाई लेवल्स देखे हैं 92 जैसे, और अब 88 के आसपास का कारोबार है और एक्सपेक्टेशन है कि कुछ और शायद करेक्शन देखने को मिलेगी। कैसी बाइंग एक्सपेक्टेशंस हैं अब आपको अप्रैल से, मई से, जून से? मनीषा जी, बिल्कुल बढ़िया सवाल है ये। देखिए, मैं एक ह्यूमन टेंडेंसी है, जब कभी भी कोई चीज अगर 100 रुपया हो जाती है तो 95 सस्ते लगने लगती है, जबकि लेकिन 90 से अगर 95 हो जाता है तो महंगा लगता है। सोने के भाव में भी ऐसा ही है। 93,000 जाके अगर वो 88 में आके अगर लोगों को उनको लगता है कि ये 5,000 रुपया सस्ता। मैं पेपर में भी काफी और न्यूज पे भी देख रहा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी देख रहा था, टीवी पे भी देख रहा था कि 2000 से कम हो गया, 3000 से कम हो गया। इस वजह से क्या हो रहा है, लोगों को एक पॉजिटिविटी गई, लोग ये सोचने लग गए कि अरे वाह कम हो गया तो अब शायद खरीदना चाहिए। लेकिन ओवरऑल मैं देखता हूं तो इट इज जस्ट शॉर्ट टाइम करेक्शन है ये। जैसे कि हर्षल ने भी अभी थोड़ी देर पहले यही कहा कि आने वाले दिनों में और ज्यादा करेक्शन होने के बाद फिर से शायद नए आवाम पे गोल्ड जा सकता है। बिल्कुल, मैं भी यही सोचता हूं। अभी ये टाइम कुछ समय के लिए करेक्शन है, और जिस तरीके से आपने देखा होगा ये करेक्शन आने के पीछे रीजन भी है। आपने देखा होगा ट्रंप ने जिस तरीके से टैरिफ वार चलाया है, इस वजह से वहां पे उन्हीं के सरकार के लोग, मतलब वहीं के लोग भी और वहां की जनता भी उनके अगेंस्ट में अभी सड़कों पे उतर रही है। कुछ न्यूज वहां से भी ये आ रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार, यूएस गवर्नमेंट भी दबाव में आ सकती है। और शायद ये टैरिफ वार को कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि अभी तो उन्होंने टैरिफ वार एक दूसरे कंट्री पे लगा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं निगोशिएशंस पे आके ये शायद कहीं ना कहीं कंट्रोल आएगा। इस वजह से भी मुझे लगता है कि लोगों ने, मतलब जो जिन जिन लोगों को लगता था कि ये कहीं इधर या उधर कुछ हो सकता है, तो प्रॉफिट बुकिंग के तहत इन लोगों ने अभी प्रॉफिट बुक कर लिया है, और शायद फिर से अभी ये सही समय देख के मार्केट में फिर से एंट्री करेंगे। राजेश जी, अब एक फाइनल सवाल इंडस्ट्री के लिहाज से। इतनी ज़्यादा वॉलिटिलिटी, ऑफ कोर्स कंज्यूमर तो समझ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा फ़ायदा है, लेकिन एज एन इंडस्ट्री, एज अ ज्वेलरी सेगमेंट, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि एक दिन ऊपर, सुबह $100 नीचे, शाम तक $50 ऊपर, आप कैसे डील कर रहे हैं इससे? हाँ, तकलीफ तो होती है, लेकिन अब जो है देखिए, हमारे हाथ बियॉन्ड, हमारे हाथों के बाहर चीज है वो, हम लोग उसे कुछ भी नहीं कर सकते। इट इज मार्केट, और मार्केट कभी भी किसी के उंगलियों पे नहीं चलता है। इट इज जस्ट डिमांड एंड सप्लाई, और बहुत सारी चीजें इससे सपोर्ट भी करती है और रेजिस्टेंस भी देती है। अगर मैं देखता हूँ अभी आज के तारीख में ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड जो चल रहा है उसके ऊपर प्रॉब्लम, इंटरेस्ट रेट का इश्यूज है, करेंसी इन्फ्लुएंस जो चल रहा है, फ्लक्चुएशन, वो एक प्रॉब्लम है। डिमांड एंड सप्लाई इशू ऑलरेडी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेके प्रॉब्लम्स है, जियोपॉलिटिकल एक फैक्टर बना पड़ा है, मार्केट सेंटीमेंट क्या जा रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट को लेके क्या प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या जा रहे हैं, सीजनल डिमांड्स है। ऐसी बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं गोल्ड को इम्पैक्ट करते हैं, और इस वजह से गोल्ड बहुत ज्यादा नीचे ऊपर हो जाता है। तो 100% भारत, इंडिया एक फिजिकल मार्केट में हम लोग बहुत डील करते हैं, डिमांड भी है, उसी के वजह से हम लोग बात करते हैं। लेकिन इसके वजह से 100% ग्राहकों को थोड़ा सा एक अनसर्टनसी आ जाती है। लेकिन ओवरऑल जैसी स्टेबिलिटी आ जाती है, जैसे मैं, आपने देखा 4 दिन पहले कि ये गोल्ड नीचे आया, और अभी शायद थोड़ा सा स्टेबल लग रहा है। जिस तरीके से $3,000 से नीचे आके अगर $3,040 पे आके वो ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब लोगों ने फिर से इसे सपोर्ट कर लिया कि नहीं, अभी ये रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा। और शायद मुझे लगता है कि एक जो 3,000 लेवल टूटने का जो एक समय था, जो लगता था होगा करके एक बार, वो अभी हो चुका है। आने वाले दिनों में फिर से मुझे लगता है कि शायद जिस तरीके से इंडिकेशंस आ रहे हैं, फिर से एक बार गोल्ड नए कीर्तिमान बना सकता है। ऑल राइट, तो तेजी यहाँ पर अभी बाकी है और कुछ मुनाफा वसूली हमने देखी है, शायद आ भी सकती है, लेकिन जिस तरह की अनसर्टनिटी अभी यहाँ पर है, सोना शायद ही आपको बहुत ज़्यादा गिरता हुआ नजर आए। राजेश जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और सोने पर सेंस देने के लिए। अब बात करेंगे हम यहाँ पर मेटल्स की, इस छोटे से ब्रेक के बाद। मेटल्स में जिस तरह का सेल ऑफ है वो एक हेडलाइन है, निर्मल बैंक के कुणाल शाह उसके पर डालेंगे फोकस, और आगे कैसे देखें मेटल्स को, मेटल स्टॉक्स को, बताएंगे आपको। मेटल्स आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे। हल्की सी तेजी या कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी बाइंग यहाँ पर देखने को मिली है आफ्टर दैट वेरी बिग सेल ऑफ। कुणाल, कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले प्राइसेस मल्टी मंथ, मल्टी ईयर लोज पे प्राइसेस हैं।
कॉपर एल्यूमिनियम से अगर स्टार्ट करें तो क्या व्यू है? जी सबसे पहले 34% टैरिफ ऑन चाइना, 20 प्लस 34 आप करो, 54% टैरिफ इज एब्सोल्युटली अनबेरेबल। और दूसरा, और एक क्लॉज है कि अगर चाइना अपनी करेंसी डी वैल्यू करता है तो और टैरिफ इतने परसेंटेज से बढ़ जाएंगे, तो ये कोई एस्केप रूट है ही नहीं। सो द ओनली थिंग, आज सवेरे हमने देखा है चाइनीज ऑफिशियल्स ने आके स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस देने की बात की है, डायरेक्ट स्टिमुलस की बात की है। सो जैसे यूएस देता था 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन, ऐसा है चाइना स्टिमुलस देने की बात कर रहा है। सो इसके कारण हम एक बाउंस बैक देख रहे हैं आज सवेरे से लेके। मेरा मानना ऐसा है दैट इन नेक्स्ट 6-7 डेज 8 डेज कहीं ना कहीं चाइना की और यूएस की निगोशिएशन होनी चाहिए, बिकॉज 54% टैरिफ ऑन बोथ कंट्रीज, वर्ल्ड की जो दो लार्जेस्ट इकोनॉमी है, एक है $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, एक है $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ये दोनों $50 ट्रिलियन, कुल दोनों का मिलके $50 ट्रिलियन का ग्लोबल ट्रेड ये दोनों के बीच, ये दोनों इकोनॉमी कंसिस्ट करती है। ये दोनों के टैरिफ के कारण एक मेजर स्लो डाउन आ सकता है वर्ल्ड में। सो कहीं ना कहीं इट इज डिजायरेबल फॉर बोथ ऑफ देम टू टॉक इट आउट। सो आई एम एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट 7-8-10 दिन के अंदर कोई ना कोई बात, कोई ना कोई कॉन्वर्जेशन होगी, एंड देन द सेंटिमेंट्स थोड़े थोड़े चेंज हो गए। तब तक सेंटिमेंट्स, जब तक सेंटिमेंट्स चेंज नहीं होते हैं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। सो ये जो अभी हम मंदी देख रहे हैं ओवरऑल मेटल्स में और मेटल स्टॉक्स सभी में, वो एक्सपेक्टेशन में कि यूएस चाइना दोनों में शार्प स्लो डाउन आ जाएगा, दोनों की इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी बिकॉज ऑफ द टैरिफ, एंड दैट्स व्हाई दीस रेट्स आर देयर। सो द मोमेंट द सेंटिमेंट चेंजेस, तो डिमांड और सप्लाई में कोई ऐसा बड़ा चेंज नहीं हुआ है एज ऑफ नाउ। सो आई थिंक ये सब लेवल्स पे एग्रेसिव सेलिंग नहीं करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, छोटी सी क्वांटिटी में आप अगर बाय करते हो तो आई एम कॉन्फिडेंट के 6-7 दिन बाद, इंट्राडे आई डोंट नो, बट 6-7 दिन बाद थोड़ी स्टेबिलिटी मार्केट में रिटर्न होगी और धीरे धीरे मेटल्स के प्राइसेस यहाँ से संभलने चाहिए। कुणाल, गोल्ड सिल्वर भी अगर देखें तो गोल्ड थोड़ा सा फ्लैट है, जिस तरह के वॉलेटाइल मूव्स हमने वहां देखे हैं, लेकिन चांदी सरप्राइजिंगली यहाँ पर सोने को और मेटल्स को आउट परफॉर्म करती हुई दिखी है। यहाँ क्या सेंस है? आई थिंक सिल्वर सेम, आई मीन कोई फंडामेंटल इंडस्ट्रियल मेटल, आज चाइना 50% कंजप्शन इंडस्ट्रियल मेटल्स का चाइना में होता है और चाइना में 54% टैरिफ लगाया है, तो चाइना की इकोनॉमी बहुत खराब हो जाएगी। 1% उनका जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगा, 5% से 4% हो जाएगा। तो उसका एक्चुअल इम्पैक्ट कितना आता है, मतलब इफ यू से दैट चाइना इज एडिंग रफली बीइंग $20 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5% ग्रोथ करता है तो $250 बिलियन ऐड करता है, तो 1% अगर उनका जीडीपी कम होता है तो $50 बिलियन का जीडीपी कम हो जाएगा उनका। सो ऑलरेडी मेटल 20-25% कॉपर ऑलरेडी 20% डाउन हो गया है, 920 वाला कॉपर आज 800 रुपया हो गया है। सो ये यहाँ से कोई कॉपर की डिमांड और सप्लाई में चेंज नहीं हुआ है। तो मैं सिल्वर में भी यही मानता हूं कि बिकॉज इंडस्ट्रियल मेटल गिरे, इसके लिए सिल्वर गिरा है। सिल्वर में डीप वैल्यू है, जैसे सेंटीमेंट टर्न हो गए, जब जब कॉन्वर्जेशन होगा ये यूएस और चाइना के बीच में, तब मेरे हिसाब से ये पूरा प्राइस तेजी में हो। तो यहाँ से डाउनसाइड 2-3 हजार रुपए की लग रही है, मुझे कोई ज्यादा डाउनसाइड नहीं लग रही है। अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन खड़ी है और कोई अटका है तो 2-3 हजार रुपये और शायद आपको वॉलेटिलिटी में देखना पड़े, बट आई थिंक द सेंटिमेंट्स विल नॉट स्टे लाइक दिस फॉरएवर। दे आर बाउंड टू चेंज। मेरा रीडिंग ऐसा है कि ये जो टैरिफ है इसमें निगोशिएशन होगा हर एक नेशन के साथ टर्न बाय टर्न, और निगोशिएशन के बाद आपको थोड़ा रिलीफ देखने मिलेगा। सो मेरा व्यू, यहाँ से कोई भी डिप आता है वहां पे अक्यूमुलेट करना चाहिए। ऑल राइट, तो कुछ खरीदारी यहाँ पर मेटल्स में बनते हुए नजर आ सकती है। और जैसे कुणाल कह रहे हैं, जी हाँ, एज ऑफ नाउ जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं इंटरनेशनल मीडिया में, 15 कंट्रीज एज ऑफ नाउ नेगोशिएटिंग टेबल पे ऑलरेडी हैं। और कुणाल, आप पहले हैं जिन्होंने कहा है कि चाइना और यूएस में नेगोशिएशन यहाँ पर एक्सपेक्ट करे जाने चाहिए, और मैं रिपीट करूंगी ये जब वो हम एक्चुअली होता हुआ देखेंगे भी। बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, और वो एक सेंस लाने के लिए कि शार्प करेक्शंस आ चुकी हैं, कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज नियर टर्म में बन सकती हैं। वेल, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का भी समय है, वापस लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटीज की।